10 जून 323 ईसा पूर्व। बेबीलोन। बुखार इतना तेज है कि एक साम्राज्य को पिघला दे। हमारे इतिहास में आज रात सिकंदर महान का सूर्य अस्त हो जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी दुनिया अराजकता में बिखर जाती है। लेकिन इतिहास बहुत नाजुक होता है। एक सांस राष्ट्रों की तकदीर बदल सकती है। इस समय चक्र में बुखार उतर जाता है, सिकंदर की आंखें खुलती हैं और पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि विजय अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरू हुआ है। ठीक होने में महीनों लगते हैं, लेकिन अपने प्रेमी हेफेस्टियन के लिए सिकंदर का शोक और मौत का यह करीबी अनुभव उसे पत्थर कर देता है। वह और कठोर हो जाता है, और भी ज्यादा दैवीय। वह अपने जनरलों को हाइपोमनेमाता पढ़ने के लिए बुलाता है। यह उसकी व्यक्तिगत डायरी और सैन्य आदेश हैं। असलियत में उसकी मौत के बाद इन योजनाओं को पागलपन कहकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन यहाँ यही कानून है। उसका पहला लक्ष्य कोई राज्य नहीं, बल्कि एक तटरेखा है। अरब एडमिरल नार्कस बेड़े का नेतृत्व करते हैं। लक्ष्य सिर्फ क्षेत्र जीतना नहीं है, लक्ष्य है एकाधिकार। अरब तट पर कब्जा करके सिकंदर मसालों के व्यापार का गला उसके स्रोत पर ही घोंट देता है। 2 साल के भीतर अगरबत्ती और मसालों के व्यापार की अपार दौलत बेबीलोन में बहने लगती है। साम्राज्य का खजाना जो कभी खाली हो रहा था, अब छलक रहा है। सिकंदर के पास अब इतिहास की सबसे बड़ी युद्ध मशीन को खड़ा करने के लिए पर्याप्त सोना है। 321 ईसा पूर्व। हाइपोमनेमाता ने 1000 जहाजों की मांग की थी जो ट्राइरिम से बड़े हों। लेबनान के देवदार के जंगल काट दिए जाते हैं। फोनीशिया के शिपयार्ड में दिन रात आग जलती है। निशाना पश्चिमी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की महाशक्ति पर है, कार्थेज। सिकंदर जानता है कि समुद्र की शक्ति को कैसे खत्म करना है। उसने टायर में ऐसा किया था। लेकिन कार्थेज अलग है। लहरों पर उनका राज चलता है। नौसैनिक युद्ध क्रूर है। लेकिन सिकंदर के पास ग्रीस, मिस्र, फारस और भारत के संसाधन हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें कार्थेज जीत नहीं सकता। जब मैसेडोनियन उत्तरी अफ्रीका में उतरते हैं तो अंत बहुत जल्द होता है। कार्थेज भाड़े के सैनिकों पर निर्भर है, जबकि सिकंदर उन दिग्गजों का नेतृत्व करता है जो मानते हैं कि वह जियुस का बेटा है। 317 ईसा पूर्व तक भूमध्य सागर एक मैसेडोनियन झील बन जाता है। लेकिन एक बाधा अभी भी बाकी है। इतालवी प्रायद्वीप पर उभरता हुआ एक गणतंत्र, सख्त, जुझारू, जिद्दी रोम। इतिहासकार लंबे समय से इस मुकाबले पर बहस करते रहे हैं। मैसेडोनियन फालानक्स की अचल शक्ति बनाम लचीला रोमन मणिपल। इस युग के रोमन भयंकर हैं। वे सैमनाइक युद्धों से तप कर निकले हैं। वे फुर्तीले हैं। वे फालानक्स की कमियों का फायदा उठाते हैं। कैंपानिया की पहाड़ियों में गौगामेला के बाद पहली बार सिकंदर एक सच्चे सामरिक संकट का सामना करता है। लेकिन सिकंदर कुछ ऐसा लाता है जो रोमनों ने कभी नहीं देखा। प्राचीन दुनिया का टैंक, भारतीय युद्धक हाथी। रोमन लाइनें दहशत में टूट रही हैं क्योंकि हाथी केंद्र को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे घुड़सवार सेना है। रोम एक भेड़िए की तरह खूंखार होकर लड़ता है, लेकिन एक शेर के वजन के नीचे कुचल दिया जाता है। शहर जल उठता है। सिकंदर उन्हें नागरिकता नहीं देता जैसा उसने फारसियों को दी थी। वह उन्हें तोड़ देता है। रोमन गणराज्य का गला उसके पालने में ही घोंट दिया जाता है। लैटिन भाषा बस इतिहास के पन्नों में एक फुटनोट बनकर रह जाती है। यूरोप का भविष्य अब ग्रीक है। 310 ईसा पूर्व। सिकंदर अब 46 वर्ष का है। वह एक ऐसे साम्राज्य पर शासन करता है जो जिब्राल्टर से हिमालय तक फैला है। बेबीलोन दुनिया का केंद्र है। वह अपनी होमोनोइया यानी मनो की एकता की नीति लागू करता है। वह यूरोपीय और एशियाई लोगों के बीच सामूहिक विवाह के लिए मजबूर करता है। वह पूरी आबादी को शतरंज के मोहरों की तरह इधर से उधर कर देता है।
एक नई संस्कृति उभरती है, हेलेनिस्टिक निरंकुशता। यह विज्ञान और व्यापार का स्वर्ण युग है जिसे सीमाओं की अनुपस्थिति ने बढ़ावा दिया है। लेकिन राजा खुद, वह संदेह और डर से ग्रसित है। उसने अपने आधे जनरल स्टाफ को फांसी दे दी है। वह मांग करता है कि उसे राजा के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित भगवान के रूप में पूजा जाए। अंततः सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, शायद 60 की उम्र में, शायद 70 में। लेकिन मृत्यु अजय है। जब वह मरता है तो जो शून्य पैदा होता है वह विनाशकारी है। परिणामी गृहयुद्ध सिर्फ दशकों तक नहीं चलते, वे सदियों तक चलते हैं। पश्चिम को स्थिर करने के लिए रोम के बिना यूरोप कबीलों में बंटा रहता है। उत्तराधिकारी के बिना पूर्व बिखर जाता है। सार्वभौमिक राज्य एक सपना था जो केवल एक आदमी के दिमाग में जीवित रह सकता था। सिकंदर ने दुनिया को जीत लिया, केवल यह साबित करने के लिए कि दुनिया को अपनी जागीर नहीं बनाया जा सकता। साम्राज्य एक भूत की तरह है जो नक्शे पर मंडराता है, और अंत में भूत हमेशा गायब हो जाता है।